टाटा जो दुनिया की नामी गिनामी कंपनी जो सेंट्रल को फाइनेंस करती है, जब तक पुराने को तो कोई फिर फायदा नहीं हमको बोलने का, सवाल पूछने का। इसलिए मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र हैं। संसद की मौत तक का आरोप लगा देना, ये किसी माई के लाल की औकात इस राज्य में नहीं थी। और 1.5 वर्षों में जितना मैंने झारखंड का दौरा किया, मुझे लगता है देश के मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया होगा, देश के किसी मंत्री नेता ने इतना दौरा नहीं किया होगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर ये टाउन में निरसा में होता तो आज निरसा के एनएच जाम हो जाता। देखिए मैंने शुरू से कहा, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं। कितने राजनीतिक दलों के द्वारा आपको बताया जाता है कि आप बीजेपी का एक पुतला है, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को? देखिए, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, निरसा विधानसभा, धनबाद लोकसभा, यहाँ बीजेपी का एमपी भी है और बीजेपी का एमएलए भी है। यदि हम उनके द्वारा समर्थित होते हैं तो हम उनके क्षेत्र में तो नहीं आते। ये चूंकि आज झारखंड में एक ऐसी विचारधारा का उदय हुआ है जिसका तोड़ फिलहाल तो उनके पास नहीं है, ना हमें खरीद पा रहे हैं, ना हमें डिगा पा रहे हैं, तो इसलिए वो तोड़ निकाल रहे हैं। कभी जाति सूचक शब्द कि जातीय आंदोलन है, तो कभी किसी दल का टैग लगाते हैं। कुल मिलाकर आज के डेट में जो हिम्मत हम लोग कर रहे हैं, आसान नहीं है। एमपीएल के गेट में खड़ा होकर एमपीएल को, उनकी गलतियों को गिनाना, टाटा जो दुनिया की नामी गिनामी कंपनी जो सेंट्रल को फाइनेंस करती है, उस पे सवाल खड़ा करना, बाकायदा गंभीर सवाल आरोप लगाना, संसद की मौत तक का आरोप लगा देना, ये किसी माई के लाल की औकात इस राज्य में नहीं थी। तो ये इन चीजों से लोग परेशान हैं कि साधारण सा युवा जिनका एक मुखिया नहीं चयन हुआ है अभी, ये लोग अगर विधानसभा तक पहुंचेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, तो तब वे जब सवाल करेंगे, क्योंकि विधानसभा और संसद का मतलब ही होता है वहां सवाल करना। जब वहां सवाल करेंगे तो हर किसी का पेट में दर्द होगा, इसीलिए ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं ताकि हमारे रास्तों में रोड़ा बन सके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की, माएँ बहनें आई थी ऑनलाइन, जब आप लोग लाइव थे और हमें चंदा दिया गया, हमने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि क्यों दे रहे हैं। तो जो भी हुआ मीडिया के सामने हुआ है। एक और बात है, धनबाद संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है, एक तरह से देखा जाए तो बाहरी वोटर इसका निर्णायक करते हैं, तो इस पर कैसे पार लगाएंगे? देखिए, मैंने शुरू से कहा, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है। हमारे लोग जिस प्रकार तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग जिस प्रकार महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग जिस प्रकार गुजरात में रहते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्यों के लोग यहाँ रहें, कमाएं। जिस प्रकार हमारे लोग रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो राज्य उन्हीं का होगा, वो क्षेत्र उन्हीं का होगा जो वहाँ के मूलवासी होंगे। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है। हमने कब बाहरी भीतरी की लड़ाई किया? कभी नहीं। हमने तो खुले मंचों में कहा कि हम लोग कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग थे, बिहार को हमने संवैधानिक रूप से बड़ा भाई माना है, और हम तो तर्क भी देते हैं कि हाँ, वो हमारा बड़ा भाई है संवैधानिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब बड़ा भाई से छोटे भाई ने अपना हिस्सा अलग किया, उनके हिस्से में रहा 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमारे हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर जमीन का क्षेत्रफल, तो हमारी खेती है, हमारा खेत है, उसमें फसल लगाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। दैट मीन्स अधिकारी बने तो हमारे लोग, टीचर बने तो हमारे लोग, व्यापारी बने तो हमारे लोग। अगर फिर राज्य देने के बाद, हमें जमीन का हिस्सा अलग देने के बाद आप यहीं टांग अड़ाएंगे, आप हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे, आप सब तय करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स में आप आएंगे, आप विधायिका में आप आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, तो झारखंड क्यों बना था? हम तो पूरे बिल्कुल, हम बिहार और यूपी का बकायदा नाम लेके बोलते हैं, जिनका डोमिनेशन यहाँ ज्यादा है। बंगाल का भी जोड़ते हैं कि आप राज्य क्यों बना था? भाई, आपका भी राज्य है, आपकी भौगोलिक सीमाएं हैं, किसी के रोटी को छीन रहे हैं, किसी के हक अधिकार को वंचित कर रहे हैं आप। ये कहाँ का न्याय है? अभी सिंहभूम में आपका फिजिकल टीचर का बहाली आया, जिसमें आप 26 में से 3 झारखंड को, 16 यूपी को। कहाँ, किस राज्य में इतना अन्याय होता होगा? किस राज्य में इतना अन्याय है? आप बताइए। हम कहीं गलत, कोई बाहरी भीतरी नहीं है। ये राज्य हमारा है, प्राथमिकता हम चाहते हैं, हमारे लोग पहले आए, ये हम लोग चाहते हैं, प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए। ये क्षेत्र हमारा है। हमारे लोग अन्य राज्यों में जिस प्रकार बस बसाव करते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, व्यापार करते हैं, अन्य राज्यों के लोग उसी नजरिए के साथ, उसी व्यवहार के साथ यहाँ रहे, बसे, कमाए, हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, रुक जाइए। नियोजन नीति का जो आप विरोध करते हैं, 60-40 ना चल, तो आपके मुताबिक ये झारखंड में कौन सी नियोजन नीति लागू होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड में जो नियोजन नीति लागू होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो आता है ओबीसी, आप उसे बहुत संकीर्ण और घृणित मानसिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने हाशिए पे ला के रखे हैं। सबसे पहले उनकी जो रिजर्वेशन की दायरा है उसे बढ़ाकर, और बाकी जो जनरल वर्ग आता है उसमें भी जनरल 1, जनरल 2 से बनती है। और कई शायद तमिलनाडु की चर्चा हो रही थी, वहाँ जनरल 1, जनरल 2 के तर्ज पर, अगर मेरी जानकारी सही है, अगर नहीं है तो आप उस तरह परिभाषित कीजिए। एक जनरल रहने दीजिए जिस पर BC1, BC2 है। जब ओबीसी BC1, BC2 हो सकता है, तो जनरल 1, जनरल 2 में डिवाइड कीजिए, और जनरल 2 जो रहे उसमें आप 10%, 15% रिक्त रहने दीजिए, और वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा। बाकी अगर जनरल भी रहता है
तो उसमें झारखंड के ही लोग भरेंगे, वो जनरल 1 होना चाहिए। जब BC 1 BC 2 हो सकता है, जब आजादी के बाद, मैंने संविधान बनने के 70 सालों बाद EWS का नियम आ सकता है, तो जनरल 1 जनरल 2 करे। ओबीसी का जो रिजर्वेशन दायरा है, उसकी जनसंख्या 54% है, उसमें बढ़ोतरी की जाए और फिर एक नीति को निर्धारण किया जाए। और इसमें भाषाई चैप्टर, सवाल को उत्तर जब तक पूरा नहीं होगा तो कोई फिर फायदा नहीं हमको बोलने का, सवाल पूछने का। उसमें भाषा को इंक्लूड इसलिए किया जाए ताकि जिस प्रकार गुजरात में गुजराती भाषा में पूछा जाता है, हमारे 2 साथी वो इंटरव्यू में छट के आए हैं, उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को मैंने फुलफिल किया, लेकिन जैसे वो गए इंटरव्यू का लेटर गुजरात में था। ठीक, हमारी भाषाओं में एग्जाम हो, कम से कम GS का जो पेपर सेट होता है, आधा सवाल हमारी भाषाओं में पूछा जाए। जयराम जी, यहाँ के जो नेताओं को आपने दलाल बोला, क्यों बोला? अच्छी बात बताइए। MPL हमारी प्रतिनिधि को भी आपने बख्शा है। MPL हमारी जमीन पर है, पंचायत हमारी जमीनों पर है, बगल में सिंदरी FCI हमारी जमीनों पर है। लेकिन अगर हम वहाँ वर्कर्स खोजने जाते हैं, माननीय राजकुमार मंडल भैया, तो वहाँ क्या मिलता है हमें? 25%, 30%, उससे भी कम मिलता है। अगर ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि बगल में MPL है, यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, दीपक तले अंधेरा है, निरसा में अंधेरा है और बंगाल जगमग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी ने दलाली की होगी। दलाली हम और आपके जैसे सरल और साधारण लोग तो कर नहीं पाएंगे, मुखिया सरपंच लोग तो दलाली करेंगे नहीं। तब दलाली कौन कर सकता है? पॉसिबल क्या है? या तो इस जिले का, इस क्षेत्र का एक बड़ा IAS IPS अधिकारी दलाली कर सकता है, या तो फिर इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जिसे हम लोग साफ शब्दों में MP MLA कहते हैं, वे इस प्रकार का कार्य, घिनौनी कार्य किए होंगे। या तो फिर उनके नाम से, उनके पीछे जो चलते हैं, उनके जो प्रतिनिधि बनकर घूमते हैं टॉप मोस्ट, उन्होंने किया होगा। यहाँ के स्थानीय जो विस्थापित है, जो लोकल लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाया, खास करके MPL में। देखिए, मेरा मानना है कि इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, देखिए अगर विस्थापन का बात करें तो मुझे लगता है झारखंड में सबसे बड़ी जो समस्या विस्थापन की है। मैं 1.5 वर्षों से झारखंड घूम रहा हूँ, जगह जगह, और 1.5 वर्षों में जितना मैंने झारखंड का दौरा किया, मुझे लगता है देश के मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया होगा, देश के किसी मंत्री नेता ने इतना दौरा नहीं किया होगा। विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। विस्थापन MPL में है, विस्थापन FCI में है। जनप्रतिनिधि कमजोर है क्या? जो कमजोर हैं, उदासीन हैं, स्वार्थी हैं, डरपोक हैं, इसीलिए हमारे पास ये समस्या है। यही विस्थापन की समस्या बंगाल में भी हुई थी। ममता बनर्जी उस समय CM नहीं थी, उखाड़ के फेंक दी कंपनी को। तो फिर कंपनी से कोई किसी का गुरेज नहीं है, कंपनी विकास के लिए आई है, विकास के हम लोग विरोधी नहीं है। आपने तो भले नक्सली का टैग दिया है, लेकिन विकास का कोई विरोधी नहीं है, बशर्ते एक नीति बननी चाहिए जैसे बाकी राज्यों में है। जब MPL हमारी जमीन पर है तो हमें कहीं जमीन दिया जाए। अभी मान के चलिए सबसे बड़ी समस्या होगी जो आपका भारत प्रोजेक्ट करके कुछ आ रहा है, भारत माला, आप लोग सुने होंगे क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से हैं। उस प्रोजेक्ट में लगभग 150 किलोमीटर झारखंड में एक्वायर किया जाएगा जमीन। 6 लेन होगा, 6 लेन की चौड़ाई दिमाग में नाप लीजिए कितना बड़ा जमीन लिया जाएगा। यानी जिस किसान का खेत को टच करेगा वो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर उसके पास विस्थापन नीति नहीं होगी तो एक बात बताइए, जो उसको पैसा मिलेगा, मान के चलिए 1 एकड़ चला गया, कहीं अगर 3000 डिसमिल दर लगता है तो 3 लाख हुआ। 3 लाख में वो कहाँ सेटलमेंट होगा? क्या वो धनबाद में सेटलमेंट होगा? आज के डेट में 3 लाख में नहीं होगा। करोड़ रुपया चाहिए उसको धनबाद में सेटलमेंट होने के लिए। आप 3 लाख में उसके पूर्वजों की सारी जमा पूंजी छीन लेंगे और आप कहते हैं ये भारत देश किसानों का देश है, भारत देश गांधी का देश है, मोदी विश्व गुरु बना रहे हैं। कुछ नहीं, ये केवल किसानों को, पाकिस्तान को दबाने के नाम पर किसानों को दबा रहा है। पाकिस्तान क्यों भाई? ये किसानों की सबसे बड़ी दुर्दशा तय होगी। इसीलिए मेरा मानना है अब MP में भी हमारे नौजवानों को चुनकर जाना होगा जो निडरता के साथ, अब बेबाकी के साथ बातों को रखें। जयराम जी, मंच में आपने कहा कि अडानी मोदी का बेटा है। नहीं, दत्तक पुत्र कहा, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं कहा। माननीय पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार राहुल मोदक जी, नहीं, अनुभवी महोदय, मैंने कहा दत्तक। उदाहरण अगर आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं उदाहरण देता हूँ। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 की बात करें या फिर भारतीय प्रियम्बल की बात करें, भारतीय प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जहां समाजवाद स्थापित हो। समाजवाद का जिक्र क्या है? वहां पूंजीवाद का जिक्र कहीं नहीं है। उसके बाद 39 में कहता है भौतिक संसाधनों में उसका इस प्रकार वितरण हो कि जन समुदाय की भागीदारी हो सके। तो जब जन समुदाय की बात लिखता है, भारत का प्रियम्बल समाजवाद की बात कहता है, तो ACC बेचा अडानी को, गोड्डा का प्लांट अडानी का, गोंदलपुरा में जो पुलिस लाठी लेकर खड़ा है जमीन कब्जाने के लिए अडानी को। इसीलिए मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र हैं। दत्तक का मतलब ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आज की डेट में कोई भी बच्चा गोद ले सकता है, ये कोई गलत बात मैंने नहीं कहा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, दत्तक पुत्र हैं तो हैं। एज ए लोकसभा उम्मीदवार आपको माना जा रहा है, लोग भी जान रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में एक तरह से प्रत्याशी होंगे, तो आप राजनीति में किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? और आपको पहले लोग जाने तो कि किसको आप प्रेरणा लेकर चल रहे हैं? देखिए, अगर राजनीति में प्रेरणा की बात कही जाए तो हमारे झारखंड की बात कही जाए, विनोद बाबू हैं, कॉमरेड AK रॉय हैं,
जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया। आज गुरु जी के पुत्र जो मुख्यमंत्री है, तो गुरु जी को इन्होंने ही तैयार किया। अगर आप देश की राजनीति में जाएं तो गुजराली लाल नंदा का नाम आता है, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे लेकिन खुद का घर नहीं बना पाए। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, जो एक मैंने धोती नहीं खरीद पाए। तो इस प्रकार की विचारधारा को आज फिर से इस देश में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी इस देश का, इस राज्य का जीर्णोद्धार हो सकता है, पुनः कल्याण हो सकता है। जहाँ जहाँ आपका संगठन कमजोर है आपका, लेकिन आज तक उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे हैं आपकी सभा में। और सबसे खास बात है, माननीय राजकुमार मंडल दा कहाँ पहुंचे देखे कि नहीं? जंगल है, लाघाटा मेन रोड से 20 किलोमीटर भीतर है, 20 किलोमीटर भीतर है। थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर ये टाउन में निरसा में होता तो आज निरसा के एनएच जाम हो जाता। तो जंगल में लोग आ गए हैं, तो समझ सकते हैं कि हाँ, मानते हैं संगठन हमारा निरसा में नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो आसमां में भी सुराख होता है।